एवं सम्मानित श्रोतागण, आप सभी को भी मेरी ओर से प्रणाम, सुप्रभात, नमस्कार एवं स्वागतम। आज के व्याख्यान प्रस्तुतिकरण में बीएससी भाग द्वितीय के समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस विषय पर हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है लाशातल्य का नियम, जिसको बीएससी भाग द्वितीय से, प्रश्न पत्र तृतीय से, भौतिक रसायन से, अध्याय तृतीय से, इकाई तृतीय से ऊष्मा रसायन एवं रासायनिक साम्य के रूप में चुना गया है। रासायनिक साम्य के रूप में प्रमुखता से चुना गया है। प्रिय विद्यार्थियों, विगत व्याख्यानों को जो आज के लाशातल्य के नियम पर आधारित है, इकाई तृतीय से रासायनिक साम्य के रूप में चुना गया है। पुनः संक्षिप्त में दोहरा देना चाहता हूँ। लाशातल्य जो सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, इनके अनुसार जब किसी भी उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई भी ताप, दाब, सांद्रता, आयतन अथवा अक्रिय गैस एवं उत्प्रेरक के परिवर्तन के प्रभाव लागू किया जाता है, ऐसी स्थिति में साम्य अथवा साम्यावस्था अथवा साम्य स्थिरांक उस दिशा में विस्थापित होता है जिधर उसके हटने से किए गए परिवर्तन का प्रभाव नष्ट होता हो, प्रतिसंतुलित होता हो। विगत व्याख्यानों में हमने लाशातल्य के नियम में दो प्रमुख कारकों को हमने विस्तार से चर्चा की थी। इन दो प्रमुख कारकों में पहला वाला सांद्रता का था। सांद्रता के में मानों में लाशातल्य के लिए किसी भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में विगत व्याख्यानों में हमने चर्चा की थी, ये मंथन किया था कि क्रिया कारकों की किसी भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्रिया कारकों की सांद्रता का मान बढ़ने पर साम्य अग्र दिशा में स्थापित होता है, और यदि क्रियाफल अत्यधिक अथवा आधिक्य की मात्रा में यदि प्राप्त होता है, निर्माण होता है, ऐसी स्थिति में साम्य पश्चिम दिशा में अग्रसित होता है। द्वितीय कारक दाब के प्रभाव का था रासायनिक अभिक्रियाओं में, उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रियाओं में, जिसमें किसी भी उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रियाओं में दाब का मान बढ़ाने पर साम्य उस दिशा में स्थापित उस दिशा में साम्य स्थापित होता है जिधर अणुओं की संख्या अथवा मोलों की संख्या का मान न्यून होता है अथवा कम होता है। प्रिय विद्यार्थियों, डेल एन बराबर 0, डेल एन बराबर पॉजिटिव, डेल एन बराबर नेगेटिव, 3 डेल एन के विभिन्न मानों के लिए हमने दाब के प्रभाव का मानों का अध्ययन किया था। आप देखेंगे जब डेल एन का मान ऋणात्मक होता है, ऐसी स्थिति में दाब का मान बढ़ाने पर साम्य अग्र दिशा में विस्थापित होगा। ठीक इसके विपरीत डेल एन का मान धनात्मक होने पर साम्य पश्चिम दिशा में विस्थापित होगा। प्रिय विद्यार्थियों, हमने तृतीय केस जो था उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रियाओं में, जिसमें हमने डेल एन बराबर 0 के था, ऐसी स्थिति में क्रियाकारकों अथवा क्रियाफलों में मोलों की संख्याओं का मान समान होता था। ऐसी स्थिति में डेल एन बराबर 0 को हमने प्रेक्षित किया था। प्रिय विद्यार्थियों, ऐसी स्थिति में जब दाब का मान बढ़ाते हैं तो साम्य अपरिवर्तित होता है, स्थिर होता है, स्थिरांक के रूप में प्रेक्षित किया जाता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए लाशातल्य के नियम में आज हम ताप के प्रभाव का अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, संक्षिप्त में मैं आपको ताप के प्रभाव का अध्ययन करने से पहले अभिक्रियाओं के वर्गीकरण के बारे में बता देना चाहता हूँ। रासायनिक अभिक्रिया में, कार्बनिक अभिक्रिया में और कार्बनिक अभिक्रिया में प्रमुख रूप से दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं हैं अथवा ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। प्रिय विद्यार्थियों, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है वो अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। उक्त के विपरीत ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं वो अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा का विनाश होता है, ह्रास होता है, नष्ट होती है। आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि साम्य स्थिरांक कैसी जो है ताप बढ़ाने पर कैसे प्रभावित होता है। प्रिय विद्यार्थियों, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाओं में जो पर अध्ययन करने से पहले, चर्चा करने से पहले मैं एक महत्वपूर्ण दृष्टांत जो है आप सभी के सम्मुख जो है प्रस्तुत कर देना चाहता हूं। एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया में शाम भट्ट पर अंकित की है। इसमें HCl NaOH आपस में क्रिया करेंगे। NaCl प्लस H2O प्लस 13.7 13.7 किलो कैलोरी जो है मैंने यहाँ पर ऊष्मा के मान को प्रक्षित किया है। इसके ठीक नीचे मैंने डेल H का मान जो है यहाँ पर ऊपर प्लस धनात्मक 13.7 है और नीचे डेल H का मान माइनस 13.7 माइनस का 13.7 किलो कैलोरी है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि मेरा सवाल आप सभी विद्यार्थियों से हो कि ऊपर वाला जो मान है, ये ऊपर वाली समीकरण है, धनात्मक मान वाली ये सही है, नीचे वाली मान जो है सही है, तो विद्यार्थियों का अलग अलग जवाब होता है, अलग अलग उत्तर होता है, अलग अलग आंसर होता है। कुछ विद्यार्थी जो है ऊपर वाला जो अभिक्रिया है इसको सही ठहराते हैं, कुछ विद्यार्थी नीचे वाला जो जवाब है उसको सही ठहराते हैं, कुछ दोनों को गलत बताते हैं।
यथार्थ में दोनों मान आप देखेंगे यहाँ पर यह अभिक्रिया जो है ऊपर वाली अभिक्रिया नीचे वाली अभिक्रिया जहाँ पर प्लस 13.7 है और नीचे जो है डेल एच का मान जो है माइनस 13.7 है। उपरोक्त धनात्मक मान और ऋणात्मक मान जो है दोनों के मान जो है दोनों को लिखने की जो विधि है वो समान है। विद्यार्थी में भ्रम की स्थिति पैदा होती है। विद्यार्थी जो है ये समझ बैठते हैं कि धनात्मक मान जो होता है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाओं के लिए होता है। जाहिर सी बात है धनात्मक ऊष्मा का मान जो है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाओं के लिए ही होता है। लेकिन जाहिर सी बात है यहाँ पर अब सवाल ये खड़ा होता है हमारे यहाँ पर जो है डेल एच का मान जो ऋणात्मक क्यों मेंशन किया जाता है, क्यों वर्णित किया जाता है। मैं एक दृष्टांत के माध्यम से इस वीडियो के माध्यम से व्याख्याता के एक व्याख्यान के माध्यम से मैं यहाँ पर जो है एक महत्वपूर्ण जो दृष्टांत आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर देना चाहता हूँ, जिसमें मैंने यहाँ पर जो है एक बीकर लिया है। इस बीकर में मैंने HCl और NaOH को जो है एक मोल 1 HCl और 1 NaOH को हमने प्रयोग में लिया है। जाहिर सी बात है इसमें ऊष्मा जो है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया ऊष्मा उत्पन्न होगी। हम चर्चा ये करने जा रहे हैं कि डेल एच का मान जो है ये क्या होता है। वैसे मैं बता दूं डेल एच का मान जो है एंथैल्पी होता है। प्रिय विद्यार्थियों आप देखेंगे यहाँ पर दो प्रकार का, यहाँ पर जो है मैं इसकी तुलना बीकर की तुलना मेरे पास में जो चौके जो कंटेनर है जो बॉक्स है उससे करता हूँ मैं। तो मैंने चूँकि यहाँ पर 1 HCl 1 NaOH को लिया है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया NaCl और H2O का निर्माण होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगी क्योंकि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। आप देखेंगे ऊष्मा का जो इसमें उत्पन्न होगी, आप देखेंगे कि दो प्रकार के पद इसमें प्रमुख रूप से काम में ले जाते हैं। एक तो हो जाएगा तंत्र। तंत्र जो है वह ब्रह्मांड में चुना गई वो महत्वपूर्ण युक्ति अथवा उपकरण होता है जिसको हमने सैद्धांतिक अथवा प्रायोगिक कार्य के लिए चुना है। जबकि तापमान T ताप दाब आयतन के मान को सुनिश्चित किया जाए। तो यहाँ पर जो बीकर है आप देखेंगे ये बीकर जो तंत्र का कार्य करता है, तंत्र के रूप में कार्य करता है, जिसको हमने जो है आप देखेंगे वो सैद्धांतिक प्रायोगिक कार्यों के लिए ऊष्मागतिकी में चुनी गई उपकरण युक्ति जो है वो यहाँ पर तंत्र कहलाएगा। यहाँ पर बीकर जो है तंत्र कहलाएगा। मेरे पास चौक का जो डिब्बा है कंटेनर है बॉक्स है इसको तंत्र कहा जाता है। ब्रह्मांड में तंत्रों को छोड़ करके शेष जो भाग है वो वाला भाग जो है पारिपार्श्विक यानी कि सराउंडिंग का कहलाएगा। चूँकि यह अभिक्रिया HCl और NaOH की जो अभिक्रिया है यह अभिक्रिया जो है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। आप देखेंगे प्लस Q ऊष्मा जो है उत्पन्न होगी। उत्पन्न होने के पश्चात में आप देखेंगे ये ऊष्मा जो है प्लस Q ऊष्मा का जो एडिशन होगा, जो जुड़ाव होगा वो ब्रह्मांड में जो है प्लस Q से जो है पारिपार्श्विक में चली जाएगी। लेकिन दोनों में विभेदन के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि एंथैल्पी में कितनी मात्रा जो है ऊपर जो है आप देखें पारिपार्श्विक के रूप में जो ऊष्मा और तंत्र के रूप में एंथैल्पी को प्रयोग में काम में लिया जाता है। जितनी ऊष्मा की मात्रा पारिपार्श्विक में जुड़ जाती है वही तंत्र के रूप में उसी चीज़ को जो है हम क्या करेंगे एंथैल्पी के रूप में परिभाषित करते हैं। स्थिर दाब प्रेस को सुपरिभाषित किया जाता है। अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य ये है प्रिय विद्यार्थियों कि ऊष्मा और एंथैल्पी दोनों एक दूसरे के बराबर लेकिन विपरीत ऋणात्मक प्रकृति के होते हैं, क्योंकि एंथैल्पी जो तंत्र के संदर्भ में सुपरिभाषित किया जाता है। तंत्र ब्रह्मांड में चुनी गई वो युक्ति होती है जिसको सैद्धांतिक प्रायोगिक कार्य हेतु चुना गया हो, जबकि ताप दाब आयतन का मान जो है सुनिश्चित किया गया हो। उपयुक्त के विपरीत जो है इस ब्रह्मांड में तंत्र को छोड़ करके जो शेष भाग है उसको जो है हम जो है पारिपार्श्विक कहलाते हैं, पारिपार्श्विक कहा जाता है। पारिपार्श्विक में चूंकि प्लस की ऊष्मा जो है जुड़ चुकी है, ऐड हो चुकी है, ऐसी स्थिति में दोनों में तंत्र में पारिपार्श्विक में जो है ऊष्माओं का जो है घटना और जुड़ना दोनों की प्रवृत्तियों के आधार पर जो है हमने विभेदन के आधार पर जो है हमने डेल्टा Q और डेल H के मानों को जो है यहाँ पर जो है इन मानों को जो है वर्णित किया है। अर्थात पारिपार्श्विक के संदर्भ में जो है ऊष्मा और आप देखेंगे एंथैल्पी के संदर्भ में यहाँ पर देखेंगे आप जो है तंत्र के संदर्भ में एंथैल्पी को सुपरिभाषित किया गया है। इस प्रकार जो है प्लस 13.7 13.7 ये भी सही है और इसका विपरीत मान जो है एंथैल्पी डेल एच बराबर -13.7 ये भी सही है। आप एक चीज़ को एक महत्वपूर्ण जो अभिक्रिया थी इस बात को ध्यान में रख लेना, यदि प्लस 13.7 जोड़ा हुआ है, आगे पीछे कोई किसी भी तरह का प्रतीक जोड़ा हुआ नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, ऐसी स्थिति में वो राशि जो है ऊष्मा के मान को दर्शाती है, ऊष्मा के मान को प्रदर्शित करती है। यहाँ पर यदि उस प्रतीक दिया हुआ है ऊष्मा गतिकी राशि दे रखी, जैसे यहाँ पर दे रखा है डेल एच बराबर -13.7 के, ऐसी स्थिति में जो है अब जो है डेल एच बराबर -13 एक भ्रम की स्थिति जो है परीक्षाओं में विद्यार्थियों से परीक्षार्थियों से कोई भी रिएक्शन दी जाती है और उसके बारे में पूछा जाता है कि बताइए कि ये अभिक्रिया जो है ऊष्माक्षेपी है। आप देखेंगे इस राशि को हटा दिया जाता है, डेल एच बराबर -13.7 किलो दिया जाता है। चूँकि
विद्यार्थियों के, परीक्षार्थियों के दिमाग में एक भ्रम की स्थिति होती है कि ऋणात्मक राशि जो है वो राशि होती है, अथवा ऊष्माशोषी अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है ऊष्माशोषी, जिसमें ऋणात्मक चिन्ह प्रयोग में लिया जाता है। लेकिन आपको एक गौर करने वाली, एक ध्यान देने वाली प्रिय विद्यार्थी प्रमुख बात यह है कि यहाँ पर डेल एच एंथैल्पी एक विशिष्ट ऊष्मागतिक राशि को प्रेक्षित किया गया है। ऐसी स्थिति में आप उसको पॉजिटिव करके, ठीक उल्टा करके आप जो है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के रूप में उसको रूपांतरित कर सकते हैं। अगला वाला जो एग्जाम्पल है, आने वाले व्याख्यानों में एक नया जो महत्वपूर्ण उत्क्रमणीय अभिक्रिया है अमोनिया का निर्माण, आने वाले व्याख्यानों में हम पुनः विस्तार चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना ही। पुनः आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद और आभार।